नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के स्पेशल एपिसोड में हम विंटर सोल्जर प्रोग्राम के बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या है और ये कैसे शुरू और खत्म हुआ। अब ये वीडियो स्पेसिफिकली एमसीयू के विंटर सोल्जर को डिस्कस करेगा, तो इसमें कॉमिक्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला। तो विंटर सोल्जर प्रोग्राम हाइड्रा के साइंटिस्ट आर्निम जोला का आइडिया था, क्योंकि कैप्टन अमेरिका के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद हाइड्रा भी अब खुद के लिए सुपर सोल्जर्स चाहता था, जिसकी वजह से जब यूएस आर्मी 107 की इन्फेंट्री रेजिमेंट को कैप्चर किया गया तो उनमें से एक सोल्जर को इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया, जिसका नाम जेम्स ड्यूकेनन बार्न्स होता है। उसे जोला ने अपने सुपर सोल्जर के एक वेरिएंट से इंजेक्ट किया होता है, जिसे ओरिजिनली अब्राहम अर्किसन क्रिएट करता है। लेकिन ये विंटर सोल्जर प्रोग्राम ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता, क्योंकि बकी को जल्दी ही कैप्टन अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया, जिसके बाद में विंटर सोल्जर प्रोग्राम बंद हो गया। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त एक मिशन के दौरान बकी ट्रेन से गिर जाता है, तब ऐसा लगने लगता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो अब जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन वो बच जाता है क्योंकि जोला ने उसे अपना सुपर सीरम पिलाया होता है, तो वो गिरने के बाद भी जिंदा बचता है। लेकिन उसका एक हाथ इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है कि वो रिपेयर के बियॉन्ड चला जाता है, जिसके बाद उसे जोला के पास ले जाया जाता है, जो उस पर अपने एक्सपेरिमेंटेशंस जारी रखता है। और अपने एक हाथ के मिसिंग होने के कारण जोला उसे अपनी एडवांस टेक की मदद से एक मेटेलिक हाथ लगा देता है, जिससे कि उसके सुपर पावर्स को एक अपर हैंड मिल जाता है। क्या कोइंसिडेंस है ना, अपर हैंड, मेटेलिक हैंड। खैर, हाइड्रा सिर्फ बकी के हाथ को अपग्रेड नहीं कराता, वो उसके माइंड को भी अपग्रेड कराता है और उसे ब्रेन वॉश करके इस लायक बनाता है कि बकी हाइड्रा का हर एक हुक्म मानने लगता है। अब जोला ऐसा करने के लिए उसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव ट्रीटमेंट्स के रेगुलर डोसेज देता है, जो बाद में हाइड्रा भी कंटिन्यू करता है, ताकि वो हर एक मिशन पर जाने से पहले उसे रिप्रोग्राम कर सके। अब अगर किसी दिन मिशन के बीच बकी को सब कुछ अगर याद आ जाता है, तो उसके लिए हाइड्रा ने एक सीरीज ऑफ कोड वर्ड्स डिजाइन किए, जिससे कि बकी के माइंड को रीसेट किया जा सके। अब मैं भी कल या परसों में बकी के ब्रेन वॉशिंग और उन कोड वर्ड्स पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो ये एक्सप्लेन करेगा कि ब्रेन वॉशिंग और वो कोड वर्ड्स काम कैसे करता है। अब बकी को अपने हिसाब से रिप्रोग्राम करने के बाद हाइड्रा ने उसे बहुत ही हाई प्रोफाइल मिशंस पे भेजा, जिसमें हॉवर्ड स्टार्क, मारिया स्टार्क, प्रेसिडेंट केनेडी, डायरेक्टर निक फ्यूरी और कई सारे हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। अब बकी जब अपने मिशंस पर नहीं होता, तो हाइड्रा उसे अपने क्रायोजेनिक चेंबर में रखता है, ताकि वो उनके अभी तक के सबसे ग्रेटेस्ट असैसिन को प्रिजर्व करके रख सके, और ताकि बकी अपनी याददाश्त फिर से हासिल करके उनके खिलाफ ना जा सके और उसे कोई पकड़ ना ले, इसलिए भी। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, विंटर सोल्जर कहानी का एक हिस्सा बन गया। बेसिकली वो एक लेजेंड सा बन गया था। लेकिन 1991 में हाइड्रा को पता चलता है कि हॉवर्ड स्टार्क ने उस सीरम को फिर से बना लिया है। तो विसिली कार्पोव, जो कि उस समय के हाइड्रा के विंटर सोल्जर प्रोग्राम का हेड होता है, उसने दिसंबर 16 को बकी को हॉवर्ड स्टार्क को मारने के लिए और उस सीरम को लाने के लिए भेजा। सीरम हाथ लगते ही हाइड्रा ने उनके सबसे बेस्ट सोल्जर्स, जिन्होंने सबसे ज्यादा किल्स किए हो, उन्हें इस विंटर सोल्जर प्रोग्राम के लिए चुनते हैं और उन पे सीरम यूज करते हैं। अब सीरम पांचों के पांचों टेस्ट सब्जेक्ट्स पर काम करता है और उन्हें सुपर ह्यूमन एबिलिटीज भी देता है, इतनी कि वो बकी से भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं और एक ऐसे लेवल तक एग्रेसिव बन जाते हैं कि उन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन सा हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रा उन्हें और बकी को फिर से क्रायोजेनिक चेंबर में डाल देता है। अब कई साल बीत जाते हैं और अलेक्जेंडर पियर्स विंटर सोल्जर को फिर से डिफ्रॉस्ट करता है, ताकि वो निक फ्यूरी को मारकर प्रोजेक्ट इनसाइड में सक्सेसफुल हो जाए। और बकी निक फ्यूरी को मार भी देता है, लेकिन वो मरता नहीं है, बस एक्टिंग करता है, ताकि उन लोगों को यकीन हो सके जो हाइड्रा के साथ होते हैं। जिसके बाद अलेक्जेंडर पियर्स बकी को कैप्टन और नताशा को मारने के लिए भेजता है, जहाँ कैप्टन बकी को ये याद दिलाता है कि वो उसका दोस्त है। जिसके बाद बकी ऐसी जगह जाता है जहाँ वो फिगर आउट कर सके कि वो कौन है और उसके साथ क्या क्या हुआ था। फिर सिविल वॉर में बकी को करीब करीब सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन सुकोविया अकॉर्ड्स तोड़ने की वजह से उसे कस्टडी में लेते हैं। अब ये सब पहले ही प्लान होने की वजह से जीमो उन सीक्रेट कोड्स की मदद से बकी को फिर से विंटर सोल्जर बनने पर मजबूर करता है और कैप्टन और टोनी के बीच एक जंग से छेड़ देता है। बेसिकली वो बकी के उस राज की वजह से एवेंजर्स को अंदर से खोखला कर देता है और उनके बीच के कनेक्शन को किसी मामूली वायर की तरह काट देता है। जिसके बाद बकी को वकांडा ले जाया जाता है, जहाँ शूरी उसके दिमाग में से उन कोड्स को हमेशा के लिए मिटा देती है और बकी को उस कोड से आजाद कराती है। लेकिन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हमने वकांडा और बकी का वो सीन दिखाया जाता है जब डोरा मिलाजे बकी पर वो कोड यूज करती है, बेसिकली ये देखने के लिए कि वो अब भी उससे वल्नरेबल है या नहीं, लेकिन वो नहीं होता। और जिसके बाद बकी को एक नया वाइब्रेनियम का हाथ दिया जाता है और साथ ही साथ एक नया नाम भी, द व्हाइट वुल्फ। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को डिसलाइक कर दो और कमेंट्स में गालियां बरसा दो, क्योंकि वी डू थिंग्स डिफरेंटली। जिसे सड़ना सड़े बोलो स्वाहा, जिसे मरना मरे बोलो स्वाहा, अपना काम चल रहा है बोलो स्वाहा, अपना नाम चल रहा है बोलो स्वाहा।